क्लास लाइव हो गया? लाइव हो जाएगा तो बता दीजिएगा। लाइव हो जाएगा तो इशारा कर दीजिए। लाइव है, पढ़ाना शुरू कर दे। है, देख लीजिए वो लाइव हुआ। चलिए, आज क्या तारीख है? हो 1/2000। चलिए, हम आपको क्या बता रहे थे? क्या बता रहे थे? मुख्यमंत्री। चीफ मिनिस्टर। देखिए, चीफ मिनिस्टर, ये बात तो हम क्लियर कर दिए थे कि चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री कौन बनता है? कौन बनता है? विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता को मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त राज्य के राज्यपाल अनुच्छेद 163 164 के तहत करते हैं। ये बात बता दिए थे ना। अनुच्छेद 163 में राज्य मंत्री परिषद था ना, हो राज्य मंत्री परिषद की चर्चा कर लिए है ना। तो अब मुख्यमंत्री के विषय में आगे जानेंगे। मुख्यमंत्री के विषय में हम आपको इतना बात बता दिए थे कि जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री के तौर पर उस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जो विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। यहां तक बात क्लियर है, ठीक है? अब यहां से कंटिन्यू होते हैं। चलिए, पूर्वी में समय क्यों घटाता है? ये कौन क्लास चल रहा है? ये क्लास चल रहा है पॉलिटी। आप ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ज्योग्राफी वाला बैच में पढ़ते हैं, वहां पूछिएगा ना, वहां बता देंगे, ठीक है? यहाँ पे लोग बाद बाकी लोग डिस्टर्ब हो जाएगा ना, निर्मल जी, ठीक है? और देखिए, आंदोलन का कितना महत्व है बताइए। कल भले ही विद्यार्थी आंदोलन में मार खाया हो, विद्यार्थी को चोट लगा है, ये सत्य है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी देखिए निर्णय वापस हुआ। आंदोलन में समझिए कितना ताकत होता है। सरकार को झुकना पड़ा, समझे? अब आंदोलन कीजिएगा तो जैसे गांधी जी आंदोलन किए तो क्या गांधी जी जेल नहीं गए? गए। गांधी जी लाठी नहीं खाए। तो आंदोलन में ये सब जेल जाना, लाठी खाना आम बात है। लेकिन देखिए, एग्जाम एक शिफ्ट में होगा और परसेंटाइल व्यवस्था लागू नहीं होगा, पुरानी व्यवस्था ही लागू रहेगी, समझ गए? तो आप लोग तो अपने संस्थान का बहुत लड़का सब भाग लिया था, गए थे आप लोग? कौन कौन लोग गए थे? हाथ खड़ा कीजिए तो। कौन कौन लोग गए थे? चलिए सुनिए, अब आगे आइए। है, अब बैठिए, शांत रहिए ना। हो तुरी बड़ी हल्ला करते हैं आप लोग। अब आइए आगे। देखिए, मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, कौन व्यक्ति मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त होता है, यह बात क्लियर कर दिए हैं। और मुख्यमंत्री विधानसभा का नेता होता है, यह भी बात हम आपको क्लियर कर चुके हैं। यहां से आगे कंटिन्यू बढ़ते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री, अब प्रश्न यह उठता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति हुई, नियुक्ति होने के बाद अब मुख्यमंत्री का कार्यकाल क्या होगा? मुख्यमंत्री का कार्यकाल क्या होगा? मुख्यमंत्री का कोई कार्यकाल नहीं होता है, कोई कार्यकाल नहीं होता है। मुख्यमंत्री के पद पर कोई भी व्यक्ति
तब तक रह सकता है जब तक कि उसे राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त है। जैसे हमारे नीतीश चच्चा को देखिए, जो नीतीश जी है 2005 से लेकर आज तक उनको विधानसभा में बहुमत प्राप्त है, तो 2005 से लेकर अभी तक मुख्यमंत्री बने हुए हैं ना हो। अगर मान लिया जाए कि मुख्यमंत्री का निश्चित कार्यकाल होता है, मुख्यमंत्री 5 वर्ष तक रह सकता है, तो 5 वर्ष के बाद हट जाते, दोबारा थोड़े बनते जी। तो मुख्यमंत्री का कोई कार्यकाल होता है? नहीं, कोई कार्यकाल नहीं होता है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री इन दोनों का कोई कार्यकाल नहीं होता है। मुख्यमंत्री तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक कि विधानसभा में उसे बहुमत प्राप्त हो, और प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक कि उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। जैसे हमारे मोदी जी देखिए, लगभग 8 वर्ष से ज्यादा हो गया है प्रधानमंत्री के पद पर, है ना। तो ये चीज है। तो मुख्यमंत्री का कोई कार्यकाल नहीं होता है, बल्कि कोई व्यक्ति तब तक मुख्यमंत्री के पद पर रह सकता है जब तक कि उसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त होता है। अब मुख्यमंत्री को अगर अपने कार्यकाल के दौरान त्यागपत्र देना हो तो मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देंगे? तो मुख्यमंत्री को अगर अपने कार्यकाल के दौरान त्यागपत्र देना हो तो मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देता है। किसे देता है? राज्यपाल। राज्यपाल को देता है, राज्यपाल को देता है। अब जब मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है तो नियुक्ति के बाद मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण भी होता है। तो अब मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्यमंत्री को शपथ भी राज्यपाल ही दिलाता है। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री को शपथ भी राज्यपाल ही दिलाता है, राज्यपाल ही दिलाता है। इसके बाद मुख्यमंत्री का काम क्या होता है? मुख्यमंत्री का काम क्या होता है? मुख्यमंत्री के काम को अगर आप जानना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री के काम के विषय में जानकारी आपको भारतीय संविधान का अनुच्छेद 167 देगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 को जब आप पढ़ेंगे तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 167 जो है आपको मुख्यमंत्री के कार्यों के विषय में आपको अवगत कराता है। मुख्यमंत्री के कार्यों के विषय में आपको अवगत कराता है। अनुच्छेद 167 यह कहता है कि राज्य मंत्री परिषद द्वारा, राज्य मंत्री परिषद द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं, जो भी निर्णय लिए जाते हैं वह मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में ही लिया जाता है। और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो राज्य मंत्री परिषद द्वारा निर्णय लिए जाते हैं उस निर्णय से राज्यपाल को अवगत करवाना, उस निर्णय से राज्यपाल को अवगत करवाना, राज्यपाल को अवगत करवाना मुख्यमंत्री का सबसे प्रमुख काम है। मुख्यमंत्री का सबसे प्रमुख काम है। तो राज्य मंत्री परिषद जो निर्णय लेती है उस निर्णय से राज्यपाल को अवगत करवाना यह मुख्यमंत्री का सबसे प्रमुख काम होता है। इसके अलावे अगर आप भारत के संविधान को पढ़ते हैं, अगर आप भारत के संविधान को पढ़ते हैं तो भारत के संविधान में जो काम का विवरण है, भारत के संविधान को जब आप पढ़ते हैं तो उसमें जो काम का विवरण है वह राज्यपाल के नाम से है। जो काम का विवरण है वह किसके नाम से है? राज्यपाल। राज्यपाल के नाम से जो है काम का विवरण है, राज्यपाल के नाम से काम का विवरण है। भले ही राज्यपाल के नाम से काम का विवरण हो लेकिन उन तमाम काम को मुख्यमंत्री ही करता है। कौन करता है? मुख्यमंत्री। कौन करता है? मुख्यमंत्री। इसलिए
राज्य के संदर्भ में कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री ही होता है, वहीं राज्य के संदर्भ में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, क्योंकि काम का विवरण किसके नाम से है? राज्यपाल के नाम से। किसके नाम से है? राज्यपाल के नाम से। समझ गए? तो ये चीज है। इसके अलावे अगर हम मुख्यमंत्री को देखें तो मुख्यमंत्री राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो जो मुख्यमंत्री होता है यह राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। जैसे हर पार्टी का, हर राजनीतिक दल का अपना एक प्रवक्ता होता है या नहीं होता? होता है। और प्रवक्ता का क्या काम होता है? अगर हम प्रवक्ता की बात करें तो प्रवक्ता का काम होता है पार्टी की जो विचारधारा है उसको जनता के बीच रखना। पार्टी की विचारधारा को जनता के बीच रखना यह प्रवक्ता का काम होता है। उसी प्रकार से राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता मुख्यमंत्री होता है। तो राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, उन तमाम योजनाओं की घोषणा टेलीविजन पर आकर मुख्यमंत्री ही करते हैं। राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। यही कारण है कि जब मुख्यमंत्री 15 अगस्त के अवसर पर अपने राज्य में झंडा फहराता है तो अपने भाषण के दौरान, झंडा फहराने के बाद भाषण देते हैं, अपने भाषण के दौरान जो है अपनी तमाम योजनाओं की घोषणा करते हैं कि हमने पहले क्या किया, हम अभी क्या कर रहे हैं, हम आगे क्या करेंगे। तो ये तमाम योजनाओं की घोषणा करते हैं। जैसे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत तेज आदमी है। तेज नहीं रहता, कलयुग में तेज नहीं रहिएगा तो आदमी जीने देगा? आपको नहीं जीने देगा। समझ गए? तेज बनिए, अगर नहीं है तो तेज बनिए और तेज बनने का ट्रेनिंग लीजिए। ठीक है, आगे हम तेज बनने का ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। समझे? चलिए सुनिए। अब तो क्या बोल रहे थे वो? हाँ, नीतीश कुमार। जैसे तेजस्वी यादव जो है अपने चुनावी कैंपेन में 10 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात कही थी। तो नीतीश कुमार को लगा कि अगर हम सीधा 10 लाख बोलेंगे तो जनता तो समझ जाएगा ये तो तेजस्वी का है 10 लाख। ठीक है, जनता समझ जाएगा तेजस्वी का 10 लाख है। तो नीतीश कुमार अपना दिमाग लगा के बोले 10 लाख क्या, 20 लाख देने जा रहे। तो आप लोग सोचते नहीं ना है, सोचिएगा तब पता चलेगा नीतीश कुमार कितना तेज। समझे? तो ये चीज है। इसी वजह से नीतीश कुमार बोले 10 लाख नहीं 20 लाख देंगे। कितना देंगे? 20 लाख। और ये जो है 20 लाख नौकरी कहां से देंगे? कहां से 20 लाख नौकरी देंगे? बिहार सरकार के पास पैसा है ना? है। बिहार सरकार जो है कॉन्ट्रैक्ट पे हॉस्पिटल में लोगों से काम करवाता है। वो जो पर्चा सब काटता है वो सब कॉन्ट्रैक्ट पे काम होता है। समझे? वो सब एक कोई ट्रस्ट है, उसी के थ्रू जो है उसमें नियुक्ति होता है। वो सबको 3 महीना 4 महीना 5 महीना पर वेतन मिलता है। बिहार सरकार का जो टीचर है, टीचर को 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना पे वेतन मिलता है। जो सरकारी टीचर है बिहार सरकार का, जानते हैं वो लोग को कर्जा लेकर के जीवन यापन करना पड़ता है। अब बाद में जैसे पूरा उठता है पैसा तो कर्जा तोड़ता है। समझे? ये बात है। तो पैसा रहेगा तब न हो। बिहार की अर्थव्यवस्था जो है थोड़ा सा चरमरा गई है, स्पेशली शराबबंदी के कारण। समझे? ऐसे तो बहुत सारे कारण है, लेकिन शराबबंदी का भी योगदान है बिहार की अर्थव्यवस्था को चरमराने में। सरकार को, किसी भी राज्य सरकार को जो सबसे ज्यादा आमदनी होता है शराब के ऊपर टैक्स से, शराब के ऊपर टैक्स से जो है किसी भी राज्य सरकार को सबसे ज्यादा आमदनी होता है। समझे? तो ये चीज है। अब आगे आइएगा। अब इसके अलावे अगर हम मुख्यमंत्री को देखें तो मुख्यमंत्री का अपना कुछ विशेषाधिकार होता है। जैसे कि अपने मंत्रिमंडल में किसको रखेंगे, किसको नहीं रखेंगे, यह सब मुख्यमंत्री का अपना विशेषाधिकार होता है।
मुख्यमंत्री अपने विशेषाधिकार के तहत किसी को मंत्रिमंडल में रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। जैसे कि कानून मंत्री कार्तिक सिंह को बनाए थे और उनके ऊपर जो है विपक्ष एकदम पूरी तरीका से जो है हॉबी हो गया, तो फिर उनको नीतीश जी जो है समझा बुझा करके कहे कि आप त्यागपत्र दे दीजिए, समझ गए। तो फिर कार्तिक सिंह जो है आपको त्यागपत्र दे दिए हैं और नीतीश जी के कारण ही त्यागपत्र दिए, मुख्यमंत्री के कारण ही त्यागपत्र दिए हैं, समझ गए। और जब तक मुख्यमंत्री नहीं कहेंगे तब तक त्यागपत्र नहीं दिया जा सकता है। और ऐसे कहने के लिए वो कहेगा, समझ गए, कि नहीं हम तो अपने मन से दिए, नीतीश तेजस्वी का लाज बचाने के लिए दिए, लेकिन उस पर प्रेशर बनाया गया था नीतीश कुमार के द्वारा, तेजस्वी के द्वारा, सबके द्वारा, तो अंतिम में जाकर के जो है बेचारा को त्यागपत्र देना पड़ा, समझ गए। तो चलिए अब आइएगा, मुख्यमंत्री को पद से हटाने के लिए क्या होता है समझिएगा। मुख्यमंत्री को पद से हटाने के लिए, मुख्यमंत्री को पद से हटाने के लिए विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। क्या लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव ला करके विधानसभा में मुख्यमंत्री को पद से हटाने का प्रयास किया जाता है। अगर विधानसभा इस अविश्वास प्रस्ताव को साधारण बहुमत से पारित कर देती है तो मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना होता है। और जैसे ही मुख्यमंत्री त्यागपत्र देते हैं वैसे ही उनका पूरा का पूरा मंत्रिमंडल क्या हो जाता है? बर्खास्त। क्या हो जाता है? बर्खास्त। अब इसके अलावा सुनिएगा, मुख्यमंत्री अगर त्यागपत्र दे देता है तो उनका मंत्रिमंडल बर्खास्त हो जाता है। जैसे कि नीतीश कुमार राज्यपाल को जाकर के त्यागपत्र दे दिए, तो जो रेणु देवी, तारकिशोर प्रसाद, मंगल पांडे, ये सब लोग बिहार सरकार में मंत्री थे, ये सब जो है इन सभी का पद अपने आप समाप्त हो गया। मुख्यमंत्री जैसे त्यागपत्र दिया ना, तो इन सभी का पद जो है अपने आप समाप्त हो गया। ये लोग भी अग्निवीर बन गए, समझ गए। इसके बाद अगर पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री का निधन हो जाता है, अगर पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री का निधन हो जाता है, फिर भी पूरा का पूरा मंत्रिमंडल बर्खास्त हो जाता है। पूरा का पूरा मंत्रिमंडल क्या हो जाता है? बर्खास्त हो जाता है। पद पर रहते हुए मृत्यु होने की स्थिति में भी पूरा का पूरा मंत्रिमंडल क्या हो जाता है? बर्खास्त हो जाता है, समझ गए। तो मुख्यमंत्री से संबंधित ये तमाम बातें हैं, आप याद रखिएगा। नीचे से स्टार मार के लिखना प्रारंभ कीजिए। लिखिएगा, लिखिएगा। लिखिएगा, स्टार मार के लिखते जाइएगा। मुख्यमंत्री का कोई कार्यकाल नहीं होता है। हेडिंग देंगे हम महाराज। पिछला क्लास नहीं आए थे का हो? पिछला क्लास में हेडिंग मरवा करके 2-3 गो बात भी बताए हुए हैं। मुख्यमंत्री का कोई कार्यकाल नहीं होता है, बल्कि कोई भी व्यक्ति तब तक मुख्यमंत्री के पद पर रह सकता है, बल्कि कोई भी व्यक्ति तब तक मुख्यमंत्री के पद पर रह सकता है, बल्कि कोई भी व्यक्ति तब तक मुख्यमंत्री के पद पर रह सकता है, बल्कि कोई भी व्यक्ति तब तक मुख्यमंत्री के पद पर रह सकता है कोई भी व्यक्ति तब तक मुख्यमंत्री के पद पर रह सकता है जब तक कि उसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त होता है।
जब तक कि उसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त होता है। जैसे नीतीश कुमार 2005 से लेकर अब तक बने हुए हैं, जैसे नीतीश कुमार 2005 से लेकर अब तक बने हुए हैं, जैसे नीतीश कुमार 2005 से लेकर अब तक बने हुए हैं, 2005 से लेकर अब तक बने हुए हैं, अब तक बने हुए हैं, 2005 से लेकर अब तक बने हुए हैं। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा। मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देता है। 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 राज्यपाल को देता है। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, मुख्यमंत्री, अगला पॉइंट, मुख्यमंत्री को शपथ, मुख्यमंत्री को शपथ राज्य के राज्यपाल के द्वारा, मुख्यमंत्री को शपथ राज्य के राज्यपाल के द्वारा, मुख्यमंत्री को शपथ राज्य के राज्यपाल के द्वारा दिलाया जाता है। मुख्यमंत्री को शपथ राज्य के राज्यपाल के द्वारा दिलाया जाता है। मुख्यमंत्री को शपथ राज्य के राज्यपाल के द्वारा दिलाया जाता है। मुख्यमंत्री को शपथ राज्य के राज्यपाल के द्वारा दिलाया जाता है। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिएगा। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। 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 राहुल कुमार जी, आपको जो है नोट लेना होगा, संस्थान का नोट है, एप्लीकेशन पर संस्थान का नोट पीडीएफ सेक्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप नोट डाउनलोड करके आप फोटो स्टेट के दुकान से जाकर निकलवा लीजिए। और फिर जो है बायोलॉजी वाले सर जो है आपको सिर्फ समझाते हैं, लिखाते नहीं है, तो वहां से समझिए। और दूसरी बात यह है कि अगर आप आउट ऑफ पटना है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप पटना में हैं तो फिर आपको नोट जो है संस्थान के आसपास के फोटो स्टेट के दुकान में आपको मिल जाएगा। मनी अब कितना लगेगा, कितना है जी बायोलॉजी, बायोलॉजी के नोट का कितना, 120, 160, 160 रुपया बायोलॉजी के नोट का दाम है, 160 रुपया, 160। मोटा भी तो हो गया, बहुत मोटा हो गया। चलिए, मुख्यमंत्री राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। आगे लिखिएगा अगला पॉइंट। सामान्य तौर पर, अगला पॉइंट, सामान्य तौर पर, सामान्य तौर पर, सामान्य तौर पर, सामान्य तौर पर भारत के संविधान में, सामान्य तौर पर भारत के संविधान में, सामान्य तौर पर भारत के संविधान में, सामान्य तौर पर भारत के संविधान में काम का विवरण, काम का विवरण, काम का विवरण, काम का विवरण, काम का विवरण राज्यपाल के नाम से है, राज्यपाल के नाम से है, राज्यपाल के नाम से है, राज्यपाल के नाम से है। लेकिन, लेकिन उस काम को कर्ता मुख्यमंत्री है, लेकिन उस काम को कर्ता मुख्यमंत्री है, कर्ता मुख्यमंत्री है, कर्ता मुख्यमंत्री है। इसलिए, इसलिए हम कह सकते हैं कि, इसलिए हम कह सकते हैं कि
राज्य के संदर्भ में, इसलिए हम कह सकते हैं कि राज्य के संदर्भ में, इसलिए हम कह सकते हैं कि राज्य के संदर्भ में, राज्य के संदर्भ में कार्यपालिका का, राज्य के संदर्भ में कार्यपालिका का, कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख, राज्य के संदर्भ में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख, कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख, कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, राज्यपाल होता है, राज्यपाल होता है, राज्यपाल होता है, लेकिन वास्तविक प्रमुख, लेकिन वास्तविक प्रमुख, लेकिन वास्तविक प्रमुख, वास्तविक प्रमुख, वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। अगला स्टार मार के लिखिएगा, राज्यपाल के काम का विवरण, राज्यपाल के काम का विवरण, राज्यपाल के काम का विवरण, राज्यपाल के काम का विवरण अनुच्छेद 167, राज्यपाल के काम का विवरण अनुच्छेद 167 में है, में है। यह अनुच्छेद कहता है कि, 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 कहता है कि राज्य मंत्री परिषद द्वारा लिए गए, यह अनुच्छेद कहता है कि राज्य मंत्री परिषद द्वारा लिए गए, लिखिए ना महाराज पहले, ठीक है, मंत्री फंत्री मत कीजिए, मारेंगे हम 2-4 होश ठिकाने आ जाएगा। पहले लिखिए, लिखा रहे हैं तो अपना दिमाग मत लगाइए, जब लिखा देंगे उसके बाद दिमाग लगाइएगा, पूछिएगा। ऐसे हम पूरा प्रयास करते हैं कि आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन ही न आए, और जहां पर क्वेश्चन बनता है हम बोल देते हैं कि यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है, इसका ही उत्तर होगा। ठीक है, मेरा हर संभव प्रयास रहता है कि आपके दिमाग में कोई प्रश्न ना आए, समझे। राज्यपाल के काम का विवरण अनुच्छेद 167 में है। यह अनुच्छेद कहता है कि राज्य मंत्री परिषद द्वारा, राज्य मंत्री परिषद द्वारा लिए गए निर्णय, राज्य मंत्री परिषद द्वारा लिए गए निर्णय, लिए गए निर्णय से, लिए गए निर्णय से, लिए गए निर्णय से, निर्णय से राज्यपाल को अवगत, राज्यपाल को अवगत, राज्यपाल को अवगत मुख्यमंत्री कराएंगे, मुख्यमंत्री कराएंगे, मुख्यमंत्री कराएंगे। यानी, यानी राज्य मंत्री परिषद, राज्य मंत्री परिषद, यानी राज्य मंत्री परिषद और राज्य मंत्री परिषद और राज्यपाल के बीच, राज्य मंत्री परिषद और राज्यपाल के बीच योजक कड़ी के रूप में काम, योजक कड़ी, योजक, योजक, योजक कड़ी के रूप में काम, योजक कड़ी के रूप में काम, योजक कड़ी के रूप में काम मुख्यमंत्री करते हैं, योजक कड़ी के रूप में काम मुख्यमंत्री करते हैं, मुख्यमंत्री करते हैं, फुल स्टॉप। आगे
अगला पॉइंट, हाँ अगला पॉइंट लिखिएगा। मुख्यमंत्री को पद से बर्खास्त करने के लिए मुख्यमंत्री को पद से बर्खास्त करने के लिए मुख्यमंत्री को पद से बर्खास्त करने के लिए विपक्षी दलों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है अगर यह अविश्वास प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित हो जाता है, अगर यह अविश्वास प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित हो जाता है, अगर यह अविश्वास प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित हो जाता है, अगर यह अविश्वास प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित हो जाता है, तो फिर मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना होता है। फुल स्टॉप, उसी में कंटिन्यू। मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देते ही पूरा मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाता है। फुल स्टॉप। अगला पॉइंट, अगर पद पर रहते हुए, अगला पॉइंट, अगर पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री का निधन हो जाता है, अगर पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री का निधन हो जाता है, तब भी संपूर्ण मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाता है। आगे, स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, अगला पॉइंट, स्वतंत्र भारत में बिहार के पहले मुख्यमंत्री, स्वतंत्र भारत में बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, बने हैं।
बने थे लिखिए, बने थे। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बने थे। आगे, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी बनी थी। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी बनी थी। अगला पॉइंट, वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। इन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ, इन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ मार्च 2000 ईस्वी में लिया। मार्च 2000 ईस्वी में लिया, समझे, बहुमत साबित नहीं कर पाया, 7 दिन के बाद हटना पड़ा, और फिर 2005 में जब बने तब से लेकर आज तक बने हुए हैं। ठीक है, पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ मार्च 2000 ईस्वी में लिया। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। इन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ, इन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ, इन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ मार्च 2000 ईस्वी में लिया। इन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ मार्च 2000 ईस्वी में लिया। बहुत विद्यार्थी के दिमाग में होगा 2005 से पहले भी बने थे। ठीक है, 7 दिन के लिए, मार्च 3 मार्च को बने थे, हमको लगता है 10 मार्च तक थे। ठीक है, बहुमत साबित नहीं कर पाए जिस वजह से पद से हटना पड़ा था। मार्च 2000 ईस्वी में लिया। देखिए लोकतंत्र में कितना ताकत है कि एक चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बना सकता है और एक गोईठा ठोकने वाली को मुख्यमंत्री बना सकता है। राबड़ी देवी अपने बचपन में अपने घर पर गोईठा ठोका करती थी। गोईठा, गोईठा समझते हैं? समझते होंगे, गांव घर में रहते होंगे तो निश्चित तौर पे समझते होंगे। देखिए गाय भैंस होता है ना, हो उसका जो मल होता है, समझ गए, उसको गोबर कहते हैं। क्या कहते हैं? गोबर। और गोबर को जो है ना, गांव घर की महिला गोबर को एकत्रित करती है और उसमें पानी देती है, और फिर हाथ से जो है ना, जैसे आटा नहीं गूंथा जाता है वैसे हाथ से वो गूंथती है, समझे। और जैसे रोटी नहीं बनाया जाता है वैसे ही जो है रोटी के आकार का बना करके दीवार पे फटाक, समझे, तो दीवार पे सट जाता है। और जैसे ही धूप लगता है तो फिर वो सूख जाता है और उसके बाद जो है उसको छुड़ा लिया जाता है और फिर आग में जो है जलावन के तौर पर उसका उपयोग किया जाता है। चलिए सुनिए, अब तो ये मुख्यमंत्री के विषय में हुआ। अनुच्छेद 167 का जिक्र कर दिए ना। चलिए अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 163 बता दिए, 64 बता दिए, 167, तो एगो बच रहा है 165 है, एगो बच रहा है 166। तो अनुच्छेद 165 में क्या है? अनुच्छेद 165 की हम बात करें तो अनुच्छेद 165 में है महाधिवक्ता। क्या है? महाधिवक्ता। महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता। महाधिवक्ता, देखिए ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। देखिए जैसे केंद्र सरकार के अंतर्गत महान्यायवादी का पद था, कुछ याद है कि खा पी करके बैठे एकदम पचा दिए हैं ना? ऐसे ही कॉपी उपी रिविजन नहीं कीजिए, सब चीज को पचाते जाइए, समझे। चलिए महाधिवक्ता, देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक महाधिवक्ता होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 यह कहता है कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा? महाधिवक्ता। महाधिवक्ता, जो महाधिवक्ता होता है यह राज्य सरकार का वकील होता है। राज्य सरकार का क्या होता है? वकील। राज्य सरकार का वकील।
राज्य सरकार के ऊपर जो भी केस होता है उन सभी केसों की पैरवी राज्य के भीतर हर न्यायालय में महाधिवक्ता के द्वारा ही किया जाता है। राज्य सरकार के ऊपर जितने भी केस होते हैं, जितने भी मुकदमे होते हैं, उन सभी मुकदमों की पैरवी राज्य सरकार के तरफ से महाधिवक्ता के द्वारा किया जाता है। अगर हम महाधिवक्ता की बात करें तो इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। उस व्यक्ति को महाधिवक्ता के तौर पर नियुक्त किया जाता है जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता हो। उस व्यक्ति को राज्यपाल महाधिवक्ता के तौर पर नियुक्त करता है जिस व्यक्ति में हाईकोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता हो। इसलिए महाधिवक्ता को हाईकोर्ट के न्यायाधीश के अनुकूल ही वेतन दिया जाता है और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को 2,50,000 रुपया और हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीश को 2,25,000 रुपया। तो इसको जो वेतन मिलता है 2,25,000 रुपया। कितना वेतन मिलता है? 2,25,000। 2,25,000 रुपया जो है महाधिवक्ता को वेतन मिलता है। महाधिवक्ता का कोई कार्यकाल नहीं होता है। यह एक प्रसाद प्रयत्न पद है और यह राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न पद है। जब राज्यपाल को इच्छा करेगा तब महाधिवक्ता को पद से हटा सकता है। इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है। अगर महाधिवक्ता को त्यागपत्र देना हो तो वह राज्यपाल के नाम संबोधित करके त्यागपत्र दे सकता है। राज्यपाल के नाम संबोधित करके त्यागपत्र जो है महाधिवक्ता दे सकते हैं। महाधिवक्ता को यह अधिकार होता है कि महाधिवक्ता राज्य के विधानसभा और विधान परिषद, ये दोनों सदन में तथा राज्य सरकार के द्वारा स्थापित जो समिति होता है उस समिति की बैठक में भाग ले सकता है, बैठ सकता है, बोल सकता है। लेकिन अगर मतदान की बारी आएगी तो मतदान नहीं कर सकता है। तो महाधिवक्ता को यह भी अधिकार प्राप्त होता है। नीचे से लिखिए महाधिवक्ता, हेडिंग मार लीजिए महाधिवक्ता। एडवोकेट जनरल। लिखिएगा भारतीय संविधान का क्या हुआ? राहुल कुमार साहब वीडियो रुक रहा है। एकदम नहीं वीडियो रुक रहा है, हम सिस्टम पे देख पा रहे हैं एकदम धकाधक चल रहा है। समझ गए? आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा। एकदम नहीं रुक रहा है, एकदम चल रहा है। कहां बारिश हो रहा? बारिश हो रहा तो नेटवर्क मेरा इश्यू थोड़े, मेरा नहीं इश्यू है, मेरा नेटवर्क ठीक है। हाँ उसका होगा। हाँ भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 कहता है कि प्रत्येक राज्य में प्रत्येक राज्य में एक महाधिवक्ता होगा। प्रत्येक राज्य में एक महाधिवक्ता होगा। प्रत्येक राज्य में एक महाधिवक्ता होगा। फुल स्टॉप। महाधिवक्ता राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है।
महाधिवक्ता राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। महाधिवक्ता राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। महाधिवक्ता राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। महाधिवक्ता राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। महाधिवक्ता राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। फुल स्टॉप। राज्य के भीतर सभी न्यायालयों में, उसी में कंटिन्यू लिखिएगा, राज्य के भीतर सभी न्यायालयों में, 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 राज्य के भीतर सभी न्यायालयों में राज्य सरकार के तरफ से पैरवी, राज्य सरकार के तरफ से पैरवी, राज्य सरकार के तरफ से पैरवी, राज्य सरकार के तरफ से पैरवी महाधिवक्ता ही करता है। महाधिवक्ता ही करता है। उसी में कंटिन्यू लिखते जाइएगा। राज्यपाल के द्वारा उस व्यक्ति को, राज्यपाल के, उसी में कंटिन्यू लिखते जाइएगा। राज्यपाल के द्वारा उस व्यक्ति को, राज्यपाल के द्वारा उस व्यक्ति को, राज्यपाल के द्वारा उस व्यक्ति को महाधिवक्ता के तौर पर नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल के द्वारा उस व्यक्ति को महाधिवक्ता के तौर पर नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल के द्वारा उस व्यक्ति को महाधिवक्ता के तौर पर नियुक्त किया जाता है। महाधिवक्ता के तौर पर नियुक्त किया जाता है जिसमें 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 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता हो, जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता हो, जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता हो, जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता हो। फुल स्टॉप। महाधिवक्ता का कोई कार्यकाल नहीं होता है। 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 हाँ, उसी में लिखते जाइए। हाँ, महाधिवक्ता का कोई कार्यकाल नहीं होता है, बल्कि यह एक प्रसाद प्रयत्न पद 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 है, प्रसाद प्रयत्न पद है, बल्कि यह एक प्रसाद प्रयत्न पद है जिसे राज्यपाल कभी भी पद से हटा सकता है, जिसे राज्यपाल कभी भी पद से हटा सकता है, जिसे राज्यपाल कभी भी पद से हटा सकता है, जिसे राज्यपाल कभी भी पद से हटा सकता है। महाधिवक्ता का वेतन 2,25,000 रुपया होता है। महाधिवक्ता का वेतन 2,25,000 रुपया होता है। महाधिवक्ता का वेतन 2,25,000 रुपया होता है। फुल स्टॉप। उसी में कंटिन्यू। महाधिवक्ता को यह अधिकार होता है कि 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 वह विधानसभा और विधान परिषद, वह विधानसभा और विधान परिषद, वह विधानसभा और विधान परिषद,
वह विधानसभा और विधान परिषद किसी भी सदनों की बैठक में, किसी भी सदनों की बैठक में, किसी भी सदनों की बैठक में, किसी भी सदनों की बैठक में भाग ले सकता है, किसी भी सदनों की बैठक में भाग ले सकता है, किसी भी सदनों की बैठक में भाग ले सकता है, किसी भी सदनों की बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन भाग ले सकता है, भाग ले सकता है, एक मिनट, भाग ले सकता है कोमा, भाग ले सकता है कोमा, सदन में बोल सकता है, 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 लेकिन मतदान नहीं कर सकता है, सदन में बोल सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। यही है महाधिवक्ता के विषय में, ठीक है। इसके बाद जो है एक अनुच्छेद बच रहा है, अनुच्छेद 166, राज्य सरकार के कार्य संचालन, यानी राज्य सरकार का काम सब नहीं होता है, उसी के विषय में जानकारी अनुच्छेद 166 देता है। तो नीचे से स्टार मार के लिखिएगा। अनुच्छेद 166 हमें, अनुच्छेद 166 हमें राज्य सरकार के कार्य संचालन, अनुच्छेद 166 हमें राज्य सरकार के कार्य संचालन, राज्य सरकार के कार्य संचालन, अनुच्छेद 166 हमें राज्य सरकार के कार्य संचालन के विषय में, अनुच्छेद 166 हमें राज्य सरकार के कार्य संचालन के विषय में, राज्य सरकार के कार्य संचालन के विषय में जानकारी प्रदान करता है। राज्य का शासन पढ़ाना प्रारंभ किए थे, वहां पर लिखाए थे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। एक बार पलट के देखिए, देखिए कार्यपालिका पूरा समाप्त हुआ कि नहीं हुआ, देखिए पलटिए, कार्यपालिका समाप्त हो गया। अगला क्या है? विधायिका। क्या है? विधायिका। तो अब आगे हेडिंग मारिए विधायिका। क्या हेडिंग मारिएगा? विधायिका। विधायिका, 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 हेडिंग मार लिए। विधायिका का मतलब होता है विधि का निर्माण करने वाली संस्था। विधायिका का क्या मतलब होता है? विधि का निर्माण करने वाली संस्था, विधि का निर्माण। और राज्य विधायिका के अंतर्गत क्या क्या आता है? राज्य विधायिका के अंतर्गत विधानसभा और विधान परिषद, विधान परिषद। तो राज्य की विधायिका के अंतर्गत जो है आपको विधानसभा आता है और विधान परिषद आता है। अब यहां पे आइएगा, देखिए यह जो राज्य की विधायिका है, राज्य की विधायिका के विषय में जानकारी हमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 168 से अनुच्छेद 213, राज्य की विधायिका के विषय में जानकारी हमें अनुच्छेद 168 से अनुच्छेद 213 देता है, अनुच्छेद 213 देता है। इसमें एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 168। अनुच्छेद 168 की हम बात करें
तो अनुच्छेद 168 हमें राज्य के, अनुच्छेद 168 हमें राज्य के विधान मंडल, राज्य के विधान मंडल के विषय में जानकारी प्रदान करता है। राज्य के विधान मंडल के विषय में जानकारी प्रदान करता है। और अनुच्छेद 168 यह भी स्पष्ट करता है कि विधान मंडल के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, विधान मंडल के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। अनुच्छेद 168 यह कहता है कि राज्य के विधान मंडल के अंतर्गत, राज्य के विधान मंडल के अंतर्गत राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, और विधान परिषद आता है, और विधान परिषद आता है। तो अनुच्छेद 168 यह कहता है कि विधानमंडल के अंतर्गत राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद आता है, आता है। अब देखिएगा, अगर हम राज्यपाल की बात करें तो भारत के प्रत्येक राज्य में राज्यपाल है। भारत में 28 राज्य है, 28 राज्यों में आपको राज्यपाल मिल जाएगा। अगर हम विधानसभा की बात करें, भारत में 28 राज्य है, 28 राज्य में आपको विधानसभा मिल जाएगा, 28 राज्यों में आपको विधानसभा मिल जाएगा। लेकिन अगर हम विधान परिषद की बात करें तो मात्र 6 गो राज्य में विधान परिषद है, अब बाद बाकी राज्य में विधान परिषद नहीं है, बाद बाकी राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो जो 6 गो राज्य है जहां पर विधान परिषद है, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ये 6 राज्य है जहां पर विधान परिषद है। बात क्लियर? इस 6 राज्य के अलावा अन्य कहीं पर भी नहीं। तो भारत के भीतर वैसे राज्य जहां पर विधान परिषद है, वहां पर इन तीनों संस्था को मिलाकर, वहां पर इन तीनों संस्था को मिलाकर विधानमंडल बनता है। लेकिन जहां पर विधान परिषद नहीं है, वहां पर राज्यपाल और विधानसभा को मिलाकर विधानमंडल का गठन कर दिया जाता है। जहां पर विधान परिषद नहीं है, वहां पर राज्यपाल और विधानसभा को मिलाकर विधानमंडल का गठन कर दिया जाता है। और जिस राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, जिस राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, सुनिए, आप जो है ना पढ़ने के पीछे कंसंट्रेट नहीं रहते हैं। ये ब्लैक टी शर्ट के बगल वाला को बोल रहे, हाँ आप ही को बोल रहे। पीछे में आपको क्या करता है? कौन क्या कर रहा है? क्या करता है? परेशान करता है। क्या है? क्या परेशान करता है? आप लोग पढ़ने के लिए आते हैं कि दोस्ती फरियाने के लिए? इस बैच में कभी फट्टा उठा नहीं चला? हाथ उतना ही टूटा है। अच्छा, इसी वजह से ही सब हाल है। आज ही हम हाथ तोड़ते हैं एगो का, बिहार एसएससी बैच में पूछ ले, एगो का हाथ तोड़ दिए हैं। ठीक है, हाथ तोड़ दिए हैं, इतना मारे हैं, समझे? क्लास छोड़ दिया तो क्या होगा? हल्ला करेगा, बदमाशी करेगा। क्या बात करते हैं? सुनिए, आप पे हम नजर रख रहे हैं, आज से नहीं, लगभग 1 सप्ताह से आप पे नजर रख रहे हैं, समझे? आप जो है ना इस एरिया से दूर बैठिए, पीछे बैठिए, ठीक है, पीछे, समझे? ये लड़का जो है ना क्या करता है जानते हैं? सच्चाई बता रहे हैं, लड़की को इधर निहारते रहता है, ठीक है? शांत रहिए। अगर सुनिए, इसको बता रहे हैं,
अगर निहारना ही है, बोरिंग रोड में जाके निहारे ना, एकदम सुंदर सुंदर लड़की सब मिलेगी। बकलोल, इसको 1 सप्ताह से हम देख रहे हैं, आज विवश होके बोलना पड़ा हमको। अब शांत हो जाइए, शांत होइए। है सुनिए, अब सुनिए, देखिए अब सुनिएगा। आपको जिस राज्य में विधानसभा विधान परिषद दोनों है उसे द्विसदनीय विधायिका वाला राज्य कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? द्विसदनीय विधायिका वाला राज्य। और जिस राज्य में सिर्फ विधानसभा है उसको एक सदनीय विधायिका वाला राज्य कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? एक सदनीय विधायिका वाला, एक सदनीय विधायिका वाला। आपसे आपके परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन एक सदनीय विधायिका वाला राज्य है, कौन द्विसदनीय विधायिका वाला राज्य है, कौन द्विसदनीय विधायिका वाला राज्य है। देखिए, भारत के टोटल 6 राज्य में विधान परिषद है, बाद बाकी राज्य में विधान परिषद नहीं। भारत के जो टोटल 6 राज्य में विधान परिषद है उसको याद रखने का ट्रिक है, ऐ जी कब तुम उत्तर प्रदेश जाओगे, जानते हैं 2 लड़की थी, ठीक है, एगो शादीशुदा थी, एगो शादीशुदा नहीं थी, ठीक है। तो जो शादीशुदा थी वो अपने पति को जो है ऐजी कहकर पुकारती थी प्यार से। तो जिसका शादी नहीं हुआ था ना, जिसका शादी नहीं हुआ था वो बोला कि ऐ तुम अपने पति को ऐजी कह के क्यों पुकारती है, ठीक है। तो जो शादीशुदा थी वो बोली कि सीधा सीधा सब लोग के सामने 1 नंबर का गधा नहीं न कह सकते, इसलिए उसको शॉर्ट में कहते हैं ऐजी। ऐजी मतलब 1 नंबर का गधा, समझिएगा, 1 नंबर का गधा, समझिएगा, ऐजी। चलिए सुनिए, GADH गधा होगा ना जी, गधा होगा ना, तब समझे। चलिए अब आइए, देखिए ताजमहल, ताजमहल सुने हैं? कहाँ है? आगरा। आगरा कहाँ है? कहाँ है? उत्तर प्रदेश। और ताजमहल कौन चीज का प्रतीक है? प्यार का प्रतीक है, समझे। कौन चीज का प्रतीक है? प्यार का प्रतीक। शाहजहां की बहुत बीबी, लेकिन शाहजहां की सबसे लोकप्रिय, सबसे अरे सुनिए न हो थोड़ी, शाहजहां की बहुत सारी बीबी थी, उसमें शाहजहां की जो सबसे प्यारी बीबी थी वह मुमताज महल थी, मुमताज महल। और मुमताज महल बहुत खूबसूरत थी। मुमताज महल शाहजहां से यह वादा करवाई थी कि आपको जितना निकाह करना है आप कीजिए, मतलब जितना विवाह करना है आप कीजिए, लेकिन संतान की उत्पत्ति आप सिर्फ हमसे करेंगे। और इस वादा को शाहजहां निभाया और मुमताज महल से शाहजहां को टोटल 14 गो संतान हुआ। उसके अलावा अन्य बीबी थी, लेकिन उससे कोई संतान शाहजहां को नहीं, जिसमें 7 गो जिंदा रहा, 7 गो मर गया। और 14वें संतान को जन्म देते हुए मुमताज महल का प्रसव पीड़ा के कारण निधन हो गया। और जब मुमताज महल मृत्यु की शैया पर लेटी हुई थी
तो एक वादा मुमताज महल शाहजहां से और करवाई। वह वादा यह करवाई कि आप हमारे जाने के बाद हमारी याद में ऐसा मकबरा बनाइएगा जिसको दुनिया याद रखे, जिसको दुनिया याद रखे। और मुमताज महल के निधन होने के बाद शाहजहां ने जो मुमताज महल को वचन दिया था, उस वचन को पूरा करने के लिए ही शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया। और विश्व के 7 अजूबा में ताजमहल आता है। ताजमहल जो है प्यार का प्रतीक है। और एगो सीख देते हैं आपको, ताजमहल एक तरफा प्यार का प्रतीक है। समझिए, एक तरफा। कैसे एक तरफा प्यार का प्रतीक है? तो मुमताज महल तो थी नहीं, शाहजहां उसके याद में बनाया है। समझ गए? एक तरफा प्यार का प्रतीक है। उसको मुमताज महल थोड़े देखी थी, मुमताज महल को उससे सुख थोड़े प्राप्त हुआ था, नहीं। समझ गए? तो ये चीज है, एक तरफा प्यार का प्रतीक है। इसी वजह से अगर आप लोग प्यार मोहब्बत करते हैं तो अपनी जीएफ अपनी बीएफ को जो है ताजमहल नहीं दीजिएगा, नहीं तो प्यार टूट जाएगा। तो एगो पति पत्नी था, ठीक है। पति पत्नी में सबसे ज्यादा प्यार होता है। तो आपको जो है पति पत्नी से बड़ी खुश था, तो बोला तुमको ले जाएंगे उत्तर प्रदेश घुमाने के लिए, ताजमहल दिखाने के लिए। और पति लोग में क्या होता है जानते हैं? लड़का लोग कह देता है, भूल जाता है बाद में। पति लोग का ही बड़ी विशेषता होता है। वही बॉयफ्रेंड है तब नहीं भूलेगा, पति है तो भूल जाता है। समय बॉयफ्रेंड नहीं भूलता है। बॉयफ्रेंड कह दिया कि आज 4 बजे गांधी मैदान में मिलेंगे, तो 3:30 बजे वो पहुंच जाएगा। और वही पति होगा तो 5 बजे जाएगा। समझे? तो कह दिया, भूल गया अपना। तो उस पर एक रोज जो है देखी कि हस्बैंड का मूड बड़ी खुश है, तो उस पर उसकी पत्नी बोली, अरे जी कब उत्तर प्रदेश ले चलिएगा ताजमहल घुमाने के लिए? तो उसी पे ये ट्रिक है। ए से आंध्र प्रदेश, क से कर्नाटक, ब से बिहार, त से तेलंगाना, यूपी से यूपी। समझिए, यूपी से यूपी। मो छूट गया, मो से महाराष्ट्र। तो देखिए, आंध्र प्रदेश 1, कर्नाटक 2, बिहार, तेलंगाना 4, महाराष्ट्र 5 और उत्तर प्रदेश 6। यही 6 राज्य में विधान परिषद है। इसके अलावा अन्य किसी राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो ये जो 6 गो राज्य है, ये द्विसदनीय विधायिका वाला राज्य है। ये जो 6 गो राज्य है, द्विसदनीय विधायिका वाला राज्य है। मतलब ये जो महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटका है, बिहार है और उत्तर प्रदेश है। समझ गए? उत्तर प्रदेश है। 1 2 3 4 5 6। समझ गए? ये 6 राज्य में विधान परिषद है। मतलब ये 6 राज्य जो है द्विसदनीय विधायिका वाला है। इसके अलावा जो अन्य राज्य जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये सभी राज्य एक सदनीय विधायिका वाला राज्य है। कितना सदनीय? एक सदनीय। कितना सदनीय? एक सदनीय विधायिका वाला राज्य है। समझ गए? एक सदनीय विधायिका वाला राज्य है। तो इस बात को भी जो है आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा। सिर्फ द्विसदनीय विधायिका वाला राज्य 6 गो है, याद रख लीजिएगा। बाद बाकी सब जो है एक सदनीय विधायिका वाला है। बात क्लियर? अब लिखिए, लिखिएगा, राज्य विधायिका के विषय में जानकारी हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राज्य विधायिका के विषय में जानकारी हमें अनुच्छेद 169 से 213, अनुच्छेद 168 से अनुच्छेद 168 से 213 अनुच्छेद 168 से 213 देता है
उसी में कंटिन्यू। राज्य के लिए विधि का निर्माण करने वाली, राज्य के लिए विधि का निर्माण करने वाली, राज्य के लिए विधि का निर्माण करने वाली सबसे बड़ी संस्था, राज्य के लिए विधि का निर्माण करने वाली सबसे बड़ी संस्था, राज्य के लिए विधि का निर्माण करने वाली सबसे बड़ी संस्था विधानमंडल है। राज्य के लिए विधि का निर्माण करने वाली सबसे बड़ी संस्था विधानमंडल है। राज्य के लिए विधि का निर्माण करने वाली सबसे बड़ी संस्था विधानमंडल है, विधानमंडल है, विधानमंडल है। जिसकी चर्चा अनुच्छेद 168 में है, 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 फुल स्टॉप। यह अनुच्छेद कहता है कि, यह मतलब अनुच्छेद 168 के संदर्भ में बोल रहे हैं। यह अनुच्छेद कहता है कि, यह अनुच्छेद कहता है कि, यह अनुच्छेद कहता है कि राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, यह अनुच्छेद कहता है कि राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, यह अनुच्छेद कहता है कि राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद को मिलाकर राज्य विधानमंडल का, को मिलाकर राज्य विधानमंडल का निर्माण किया जाता है, 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 राज्य विधानमंडल का निर्माण किया जाता है। वैसा राज्य जहां विधान परिषद नहीं है, उसी में कंटिन्यू, हाँ। वैसा राज्य जहां विधान परिषद नहीं है, 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 वहां राज्यपाल और विधानसभा को मिलाकर, 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 वहां राज्यपाल और विधानसभा को मिलाकर विधानमंडल का गठन किया जाता है। विधानमंडल का गठन किया जाता है, 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 फुल स्टॉप। नीचे से अब लिखिएगा, भारत में मात्र 6 राज्य है, भारत में मात्र 6 राज्य है, भारत में मात्र 6 राज्य है जहां विधान परिषद है, भारत में मात्र 6 राज्य है जहां विधान परिषद है, भारत में मात्र 6 राज्य है जहां विधान परिषद है, भारत में मात्र 6 राज्य है जहां विधान परिषद है। जिसको याद रखने का ट्रिक निम्न है, जिसको याद रखने का ट्रिक निम्न है, जिसको याद रखने का ट्रिक निम्न है। अय जी कब तुम उत्तर प्रदेश जाओगे, अय जी कब तुम उत्तर प्रदेश जाओगे, अय जी कब तुम उत्तर प्रदेश जाओगे, अय जी कब तुम उत्तर प्रदेश जाओगे। ए से आंध्र प्रदेश, ए से आंध्र प्रदेश,
ए से आंध्र प्रदेश, क से कर्नाटक, क से कर्नाटक, क से कर्नाटक, ब से बिहार, ब से बिहार, त से तेलंगाना, तुम में त से तेलंगाना, म से महाराष्ट्र, त से तेलंगाना, म से महाराष्ट्र, म से महाराष्ट्र, यूपी से उत्तर प्रदेश, यूपी से उत्तर प्रदेश। अब नीचे से लिखिएगा, जिन राज्यों में विधान परिषद है, नीचे से लिखिएगा, जिन राज्यों में विधान परिषद है, जिन राज्यों में विधान परिषद है वो द्विसदनीय विधायिका वाला राज्य है। जिन राज्यों में विधान परिषद है वो, जिन राज्यों में विधान परिषद है वो द्विसदनीय, द्विसदनीय, वो द्विसदनीय विधायिका वाला राज्य है, वो द्विसदनीय विधायिका वाला राज्य है, वो द्विसदनीय विधायिका वाला राज्य है, वो द्विसदनीय विधायिका वाला राज्य है। और जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है, और जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है, जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है वो, और जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है वो एक सदनीय विधायिका वाला राज्य है, वो एक सदनीय विधायिका वाला राज्य है, वो एक सदनीय विधायिका वाला राज्य है, वो एक सदनीय विधायिका वाला राज्य है। अर्थात वर्तमान में भारत में, अर्थात वर्तमान में भारत में, अर्थात वर्तमान में भारत में 6 अर्थात वर्तमान में भारत में 6 द्विसदनीय विधायिका वाले राज्य हैं, 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 6 द्विसदनीय विधायिका वाले राज्य हैं। जबकि 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 22 2 पर 2 22 2 पर 2 22, जबकि 22 एक सदनीय विधायिका वाले राज्य हैं, जबकि 22 एक सदनीय विधायिका वाले राज्य हैं। अब आगे हेडिंग मारिएगा विधान परिषद, विधान परिषद। चलिए अब आइए, जितना पढ़े हैं उतना याद करते हैं पहले। आप जानते हैं कोचिंग को 5 साल हुआ है, 5 साल, आपको पता है? 1 सितंबर 2017 को कोचिंग खोले थे, 1 सितंबर 2017। तो आज कोचिंग का स्थापना दिवस है, लेकिन कोई खास फंक्शन इस वजह से नहीं रखे क्योंकि एक तो जो है आपको हम फंक्शन करते हैं तो भीड़ तो बहुत हो ही जाता है। लगभग लास्ट टाइम जो बिहार दरोगा का बच्चा सिलेक्ट हुआ था, फाइनल सिलेक्शन के उपलक्ष्य में जो पार्टी किए थे, उसमें 10,000 से ज़्यादा लोग खाना खाया है और काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गया था, समझे। अंतिम में बहुत गैदरिंग भी हुआ, तो इसी सब वजह से जो है छोड़ दिए। और हम आज तक कभी नहीं मनाए हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा है कि नहीं मना रहे हैं।
आज तक जो है कभी स्थापना दिवस नहीं मनाए हैं, समझ गए। तो आगे देखेंगे, कभी ऐसा मौका मिलेगा तो मनाएंगे, लेकिन आज के ही दिन 2017 में कोचिंग स्थापित हुआ था, समझे। और दूसरी बात जो है आपको ये है कि एगो बात और फायदा वाला बात बता रहे हैं। देखिए अभी जो है सुबह 8 बजे से लेकर रात में 9 बजे तक जितना भी बैच चलता है, हर बैच फुल है। स्थापना दिवस मनाते तो उसमें जो है भोज करना होता, उसमें खर्चा होता ना जी। और अगर मान लिया जाए कि कोई नया बैच अनाउंसमेंट अगर हुआ रहता, कोई नया बैच अगर लगता कि जो है विद्यार्थी किसी बैच में नहीं है या नया बैच देना है, तो फिर जो है मना लेते, ताकि जो है इसी बहाने कुछ एडमिशन हो जाता, जितना खर्चा होता उतना पैसा निकल जाता या उससे ज्यादा पैसा निकल जाता। तो ये भी एक कारण है स्थापना दिवस नहीं मनाने का, मतलब खर्चा से बचे, समझे। लेकिन ये सब कोई बात नहीं है, सबसे बड़ा था कि गैदरिंग बहुत हो जाता है, ठीक है। गैदरिंग से बचने के लिए नहीं मनाए, और कोई खास वजह नहीं है, समझे। लेकिन आगे जो है बाल दिवस, देखिए हम लोग जो है ना अपने खुशी में खुश नहीं होते हैं, दूसरे की खुशी में बहुत खुश होते हैं, ठीक है। हम हो या बिट्टू सर, हम लोग जो है अपना जन्म दिवस नहीं मनाते हैं, दूसरे का जरूर मनाते हैं। हम लोग अपने कोचिंग का स्थापना दिवस नहीं मनाते हैं, समझ गए। लेकिन अगर संस्थान से लड़का सफल होता है तो उसकी सफलता के उपलक्ष्य में पार्टी जरूर देते हैं, समझे। तो हम लोग का अलग अपना सिद्धांत है, हम लोग अलग सिद्धांत पर चलने वाले लोग हैं, समझे। और अलग सिद्धांत पे चलते हैं, इसी वजह से लोग जो है जुड़ते हैं, समझे। और सबसे बड़ी बात है कि आज अगर आप पढ़ रहे हैं हमसे, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान है हम लोगों के मेहनत और रिजल्ट का। अगर आप आए हैं तो रिजल्ट के कारण ही आप आए हैं। अगर आप हमको जानते हैं तो हम रिजल्ट दिए हैं, इसी वजह से आप हमको जानते हैं। अगर नहीं दिए हुए रहते तो आप हमको नहीं जानते, आप मेरे पास पढ़ने के लिए नहीं आते, यही सच्चाई है, समझ गए। तो ये चीज है। लेकिन आगे जो है बाल दिवस में सोचे हैं, आज का पार्टी बाकी रहा, बाल दिवस में देखते हैं कुछ ना कुछ करेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोगों का दिन है तो उसमें देखते हैं, विचार करते हैं। 14 नवंबर को बाल दिवस है तो उसमें देखते हैं, आज का भी पार्टी उसी में, ठीक है। चलिए, हाय क्या हाय नहीं, 5 सितंबर सब छोड़िए, ठीक है। ये सब नहीं मनाइए। अगर हमको पता चला आप मनाइएगा तो फिर हम क्लास नहीं लेंगे, ठीक है। हम सोचे हैं उस रोज हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। टीचर्स डे के रोज हम आपको पढ़ाएंगे, उससे बड़ा गिफ्ट आपके लिए और मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता, समझ गए। तो हम यही कहेंगे कि मेरा तो पूरा इच्छा है पढ़ाने का और हम पूरा प्रयास करेंगे पढ़ाने का, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग मनाने का प्रयास किए टीचर्स डे, ठीक है, तो फिर हम क्लास छोड़ देंगे, हम मिलेंगे नहीं उस रोज आपको। उस गुफा में जाकर छुप जाएंगे जहां कोई नहीं पहुंच सकता, समझे। तो इसलिए ये सब नहीं, हमको ये सब चीज पसंद नहीं है, हमको खुशी नहीं पसंद है, ठीक है। खुशी का माहौल हमको नहीं पसंद। अब आइए याद कीजिए, चलिए बोर्ड पे आइए। मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? जब तक विधानसभा में बहुमत प्राप्त हो तब तक व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर रह सकता है। मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देता है? अच्छा, राज्य के संदर्भ में संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री। अच्छा, मुख्यमंत्री के काम के विषय में जानकारी कौन अनुच्छेद? राज्य मंत्री परिषद और राज्यपाल के बीच योजक कड़ी के रूप में काम कौन करता है? राज्य मंत्री परिषद द्वारा लिए गए निर्णय से राज्यपाल को अवगत कौन कराता है? राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, समझ गए। और इसके बाद आगे बताइएगा, मुख्यमंत्री को पद से हटाने के लिए विपक्षी पार्टियों के द्वारा कौन सा प्रश्न?
अविश्वास प्रस्ताव कौन सदन में? कौन सदन में? भारतीय संविधान का कौन अनुच्छेद कहता है भारत का एक महाधिवक्ता होगा? राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील कौन होता है? कौन होता है? महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? महाधिवक्ता का वेतन कितना है? 2 लाख। इसका कोई कार्यकाल होता है? यह किसके प्रसाद पर्यंत पद? किसके प्रसाद पर्यंत? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। और एक बात बताइएगा कि जो महाधिवक्ता होता है वह विधानसभा और विधान परिषद में जाकर बैठ सकता है? बोल सकता है? मतदान कर सकता है? नहीं ना। अच्छा, उसकी नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? वो अपना त्यागपत्र किसे देता है? किसे देता है? राज्य सरकार के कार्य संचालन के विषय में जानकारी कौन है? कार्य संचालन। राज्य की विधायिका के विषय में जानकारी कौन अनुच्छेद? 168 से 200। राज्य की विधायिका के विषय में जानकारी कौन अनुच्छेद? 168 से 200। अच्छा, एक बात बताइएगा, राज्य के विधानमंडल की चर्चा कौन अनुच्छेद में? 168। राज्य के विधानमंडल के अंतर्गत कौन कौन सदन आता है? जिस राज्य में विधान परिषद नहीं है वहां राज्यपाल और अच्छा, एक बात बताइए, जिस राज्य में विधानसभा विधान परिषद दोनों है वो कितना सदनीय विधायक? कितना? जिसमें सिर्फ विधानसभा है। भारत के कितने राज्य में विधान परिषद है? कितने राज्य में? याद रखने का ट्रिक, ए से, क से, ब से, त से, म से, यूपी से। जिस राज्य में विधान परिषद है वो द्विसदनीय विधायिका वाला राज्य होगा। भारत में कितने द्विसदनीय विधायिका? कितने? अब बाद बाकी एक सदनीय विधायिका वाला राज्य कितना है? कितना है? कितना है? बात क्लियर? याद हो गया ना? देखिए, एगो रिक्वेस्ट करते हैं, घर पे जाकर जो पढ़ाते हैं उसको पढ़ा कीजिए। रिक्वेस्ट है मेरा ये आपसे, ठीक है? चलिए, इससे आगे अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद सभी लोगों का। ऑनलाइन वाले लोग बोलिए, कुछ बोलना है तो आप लोगों को। लक्ष्मी चौधरी, ठीक है, डाल देते हैं। पांच सेठ को कुछ भाषणों दे दीजिएगा। आचार संहिता क्या होता है? देखिए लक्ष्मी चौधरी, आचार संहिता क्या होता है सुनिए। देखिए, भारत में चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत में चुनाव करवाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है चुनाव की घोषणा करता है। जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव की घोषणा करता है, जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव की घोषणा करता है, तो उस घोषणा होने के बाद राजनीतिक पार्टियों के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राजनीतिक पार्टी के लिए कुछ नियम कानून की भी घोषणा करता है और यह कहता है कि चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा घोषित नियम कानून के तहत ही काम करे। तो चुनाव के दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा राजनीतिक पार्टियों को लेकर जो नियम कानून की घोषणा की जाती है उसी को हम लोग आचार संहिता कहते हैं। योजक मतलब, आशा करते हैं आप इस चीज को लक्ष्मी जी समझे होंगे। योजक कड़ी का मतलब समझिएगा। देखिए, जैसे कि आपको
पटना है और हाजीपुर है। पटना को हाजीपुर से गांधी सेतु जोड़ता है। कौन जोड़ता है? गांधी सेतु। तो जो गांधी सेतु है यह पटना और हाजीपुर के बीच योजक कड़ी के रूप में काम किया। योजक कड़ी के रूप में काम किया, मतलब एक दूसरे को जोड़ना। योजक कड़ी का मतलब जोड़ना, जोड़ करके रखना। जैसे पटना और हाजीपुर के बीच में गांधी सेतु है, गांधी सेतु दोनों को जोड़ता है, गांधी सेतु दोनों को जोड़ता है। तो गांधी सेतु के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है कि पटना और हाजीपुर के बीच में योजक कड़ी के रूप में काम गांधी सेतु करता है, मतलब जोड़ने का काम गांधी सेतु करता है, मतलब जोड़ना। बिहार दरोगा में से एनसीएंट को पेड, आशुतोष गुप्ता जी ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल रहता तो हम कर देते, अब आपके लिए सिंगल नहीं ना कर सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। चलिए और कुछ है? चलिए ठीक है, गुड नाइट, अगले क्लास में मिलते हैं। टेस्ट अभिषेक जी जल्दी करवाते हैं। गुड नाइट। काट दीजिए।